नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं, इसका मतलब आप किसी न किसी म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने भी शुरू की थी हमारे म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसमें हमने ये सीरीज शुरू की है। चाहे वो नेट JRF हो, EMRS, KVS, NVS, RPSC फर्स्ट ग्रेड या किसी भी स्टेट का म्यूजिक टीचर भर्ती का एग्जाम क्यों ना हो, ये वीडियो आपके काम में आने वाली है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना और एंड तक साथ में बने रहिएगा। इसके अंदर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। साथ ही साथ आपके म्यूजिक कंपटीशन का जो भी एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आकार मात्रिक स्वर लिपियों के बारे में, यानी कि रविंद्र संगीत स्वर लिपि के बारे में। हमने अब तक पढ़ा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के बारे में, कर्नाटक संगीत पद्धति के बारे में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रविंद्र संगीत स्वर लिपि के बारे में। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो भातखंडे जी और उनके द्वारा रचित स्वर लिपि से अत्यधिक प्रभावित थे, परंतु उन्हें लगा कि रविंद्र संगीत की गहराई को प्रकट करने के लिए भातखंडे स्वर लिपि समर्थ नहीं हो सकेगी। इसलिए रविंद्र संगीत के लिए उन्होंने आकार मात्रिक स्वर लिपि को उपयुक्त माना। इसलिए ही उन्होंने आकार मात्रिक स्वर लिपि का इजाद किया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा ग्रहित मानक स्वर लिपि की मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत कृति में व्यवहृत सरगम स्वरों को उनके स र ग म प ध न मूल व्यंजनों से निर्देशित किया जाता है। यह स्वर लिपि गीत शैली की अति सूक्ष्म भावों की बारीकियों को दर्शाने में सक्षम सिद्ध हुई है। रविंद्रनाथ जी की स्वरलिपि व उसकी अंकन पद्धति इस प्रकार है। देखिए, जो शुद्ध सप्तक है उनका इस तरह लिखा जाता है, स र ग म प ध न। रे नहीं बोला जाता, स र ग म प ध न। मंद्र सप्तक स्वरों के नीचे हलंत दर्शाया जाता है इस तरह, प ध। तार सप्तक जैसे स्वरों के ऊपर क्या रेफ चिन्ह है, रेफ एक ही मात्रा से रे गे में इस तरह लिखा जाता है। और जो कोमल और तीव्र स्वर होते हैं, कोमल व तीव्र स्वर दर्शाने के लिए टैगोर साहब ने विभिन्न अक्षरों का प्रयोग किया। देखिए किस तरह, जैसे रे के लिए री यूज़ किया उन्होंने, ग के लिए ड, ध के लिए द, न के लिए ण और म के लिए ग्री तीव्र। इस तरह शुद्ध और कोमल स्वरों को इस तरह दर्शाया गया। फिर आते हैं अनुकोमल स्वर। स्वरों पर एक का अंक लिखकर उन्हें दर्शाया जाता था। जो अनुकोमल स्वर थे वो इस तरह से, र के ऊपर एक लगा दिया, यानी स और रे के बीच में, सा और रे के बीच में जो स्वर है वो अनुकोमल हो गया। ग, रे व गा के बीच का स्वर हो गया, अगर एक लगाए तो धा के ऊपर एक लगाए तो प व ध के बीच का हो गया। नी पर एक लिखा है तो ध व नी के बीच का होता है। ये है अनुकोमल स्वर। अब आते हैं अति कोमल स्वर। अति कोमल स्वर क्या हो गया, देखिए स्वरों पर दो लिख देते हैं। अनुकोमल पर एक लिखा था, अति कोमल पर दो लिखा जाता है। देखिए, जैसे कि रे के ऊपर दो लिखा है तो कोमल रे और शुद्ध रे के बीच का स्वर हो गया ये। ग पर दो लिखा है तो कोमल ग व शुद्ध गा के बीच का। धा के ऊपर दो लिखा है तो कोमल धा व शुद्ध धा के बीच का। यदि किसी कृति के सप्तक नंबर 00 यानी बिलावल थाट का प्रयोग है, अगर किसी कृति में 00 लिखा है तो यानी कि बिलावल थाट का यूज़ हुआ है, तो राग लक्षण या संगीत लक्षण में उसका ज्ञान सब स्वर शुद्ध कथन से मिलता है। यानी कि बिलावल थाट है तो सारे स्वर शुद्ध होंगे, 00 लिखा होगा तो सारे स्वर शुद्ध यूज़ होंगे। इसी तरह इसकी ताल लिपि पद्धति देखिए, इनकी ताल लिपि पद्धति, ताल विभाग एक खड़ी लकीर होती है इस तरह, एक खड़ी लकीर जो ये दर्शाई गई है। एक आवर्तन के बाद एक खड़ी लकीर, एक आवर्तन हो गया तो एक खड़ी लकीर इस तरह। एक पद के आदि और अंत यानी शुरू और लास्ट के अंदर क्या होगा, दो खड़ी लकीरें, यानी स्टार्टिंग में भी दो खड़ी लकीरें और अंत में भी। पूरे गीत के अंत में चार खड़ी लकीरें होंगी इस तरह। स्थाई की जब पुनरावृत्ति होती है, दोबारा उनको गाया जाता है, जोड़ी की लकीर होती है इस तरह दो। जब स्थाई की पुनरावृत्ति होती है तो उसके लिए दो खड़ी लकीरें होगी। अब चार लकीरें इस तरह दो दो की जोड़ी में देकर, जहाँ पर दो खड़ी लकीरें हों वहाँ से स्थाई दोहराई जाती है। जहाँ पर इस तरह की दो दो की जोड़ी में दो हों तो वहाँ से क्या होगी, स्थाई दोहराई जाएगी। स्थाई के आरंभ में दो खड़ी लकीरों के बाहर का हिस्सा एक ही बार गाया जाता है। आरंभ में अगर दो खड़ी लकीरें होंगी ना तो उसके जो बाहर का हिस्सा होगा उसके बाद का जो हिस्सा वो एक ही बार गाया जाएगा। इसी तरह क्या है, ताल संख्या और चिन्ह, ताल खंड 1 2 3 4 0 इस प्रकार दर्शाए जाते हैं। यानी 0 खाली का चिन्ह हो गया, 1 के संकेत पर सम है। उत्तर भारत में क्या करते हैं, सम के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सम के लिए क्रॉस किया जाता है।
क्रॉस का यूज़ होता है। ये सम के लिए क्या यूज़ करते हैं, सम के लिए एक का चिन्ह यूज़ करते हैं, और तालियां तो 2, 3, 4 इस तरह मात्रा में दर्शाई जाती हैं, जो वो इस तरह है। अब मात्रा के चिन्ह देखिए, अगर इस तरह आ की मात्रा, एक मात्रा के लिए आ की मात्रा का यूज़ होता है, 2 के लिए आधी मात्रा यानी कि सम, 4 के लिए 1/4 मात्रा यानी कि सा रे गा मा, और 2 के लिए 1/4 यानी सर। इस तरह मात्राओं का यूज, मात्रा के चिन्हों का यूज़ होता है ये। और 2 1/4 मात्रा मिलकर क्या बनती है, स विसर्ग और सर, यानी कि इसके आगे रुका जाता है। 1/2 मिलकर र और गा। इसी तरह होते हैं कण। कण किस तरह है, किसी स्वर के पूर्व यदि किसी अन्य स्वर का कण लगे तो कण स्वर मुख्य स्वर के बाईं ओर लगेगा। अब ये ध्यान रखना है, इस स्वर को देखिए, जैसे ये म लिखा है, ये मुख्य स्वर मान लीजिए। इसमें देखिए क्या कहा गया है, किसी स्वर से पूर्व यदि किसी अन्य स्वर का कण लगे, पहले कण लगे, तो कण कहाँ लगेगा, बाईं ओर, यानी कि लगेगा लेफ्ट साइड में। अगर मान लो ग का कण लगाना है ना, तो यहाँ ऐसे लिखा होगा ये। कभी किसी स्वर के बाद में किसी स्वर का कण लगाया जाता है तो उन स्वरों को मुख्य स्वर से दाईं ओर लिखेंगे, यानी यहाँ इस तरफ लिखा जाएगा। अगर बाद में लगेगा तो ये इस तरह, अगर पा का कण लग रहा है यहाँ पे तो इस तरह, समझ गए आप। पहले लग रहा है तो यहाँ लिखा जाएगा, बाद में लग रहा है तो इस तरफ। फिर आता है विराम। विराम आड़ी लकीर या हाइफन, इस तरह पद के अंत में यदि किसी स्वर पर 2 खड़ी लकीरें हों तो वहाँ पर या तो पूरी तरह रुका जाएगा या थोड़ी देर रुककर दूसरा पद प्रारंभ करेंगे। अगर 2 खड़ी लकीरें हों तो या तो पूरी तरह रुका जाएगा और या फिर थोड़ी देर रुककर दूसरा पद प्रारंभ करेंगे। इस तरह का विराम होता है इनका। और कोष्टक के चिन्ह कैसे होते हैं, कोष्टक के चिन्ह, किसी पंक्ति की पुनरावृत्ति आवश्यक होगी तो उस टुकड़े को इस तरह सर्पिलाकार कोष्टक के बीच में लिखा जाएगा। और यदि गीत का कोई भाग पुनरावृत्ति करते हैं, अगर किसी पूरे गीत की, तो छोटे कोष्टक के बीच इस तरह छोटे कोष्टक के बीच लिखा जाएगा। इसी तरह खाली मात्रा के चिन्ह आते हैं। यदि स्वर के नीचे गति के अक्षर न हों तो स्वर के साथ हाइफन की चिन्ह या गीत के शब्द के साथ शून्य लगेगा। हाइफन का चिन्ह या गीत के साथ क्या लगेगा, शून्य। जैसे स्वर लिखा हुआ है ये सा, इस तरह 2 डैश लग गए, 1 लग गया और फिर डैश। और यहाँ मान लो गीत के बोल हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, तू है, जैसे कोई बोल आ गया तो उसके साथ क्या लगेगा, शून्य के चिन्ह लग जाएंगे। ये खाली मात्रा के चिन्ह होता है। फिर आता है विराम का चिन्ह। विराम चिन्ह आड़ी लकीर, इस तरह की लकीर के द्वारा दर्शाया जाता है। कौन सा, विराम चिन्ह। यही चिन्ह मात्राओं के समूह के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही चिन्ह मात्राओं के समूह के लिए भी प्रयुक्त होता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए एक साथ बताता हूँ, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं अपने। आकार मात्रिक स्वर लिपि का और बातखंडे स्वर लिपि का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे शुद्ध स्वर है, इसमें सर ग म प ध न इस तरह लिखा जाता है, और इसमें क्या सारे ग म प ध नी लिखा जाता है। कोमल स्वर री ग द ण, और इसमें रे गा ध न, रे गा धा नी, और इनके नीचे जो इस तरह की डैश लाइनें लिखी होती हैं। तीव्र स्वर जो तीव्र मध्यम है वो इनके इस तरह लिखा जाता है, और हमारे माँ के ऊपर इस तरह ये डैश आएगा। ये एक ही मात्रा नहीं है, ध्यान रखिएगा, खड़ी लकीर होगी ऐसे। फिर मंद्र सप्तक के लिए स्वरों में हलंत लगाते हैं ये, और हम क्या लिखते हैं, मंद्र सप्तक के स्वरों के लिए इनके नीचे क्या लगा होता है, इस तरह से बिंदु लगे होते हैं हमारे। ये हो गया मंद्र सप्तक के स्वर हो गए। और फिर इसी तरह जो तार सप्तक के स्वर हैं, ये सेरे गे में पेधे ने इस तरह लिखते हैं, यानी एक ही मात्रा लगा देते हैं, और हम ऊपर बिंदी लगाते हैं, सारे गामा पाधा नी इस तरह। और इनकी मात्रा जो है इस तरह खड़ी लिखी जाती है, हमारे क्या होती हैं, डैश में लिखते हैं। जैसे सा को एक मात्रा बढ़ाना है, यहाँ देखिए, यहीं देख लीजिए, पा को अगर एक मात्रा बढ़ाना है तो ऐसे डैश लगा होता है हमारे। और शब्द अगर वो आगे जा रहा है तो ऐस लग जाता है हमारे शब्दों के लिए। बातखंडे स्वर लिपि में इनके क्या है, डैश लगता है मात्राएं। इसी तरह ताल का विभाग, एक आवर्तन के बाद एक लकीर, नए पद के प्रारंभ में 2 लकीरें होगी, गीत के अंत में इस तरह डबल डैश होंगे, और गीत के जिस अंश को दोहराने का संकेत देना हो वहाँ गीतांश के बाद ये इस तरह के 4 और 2-2 लकीरें दी जाती हैं। गीत के नीचे 0 हो तो खाली, और 1 लिखकर हलंत हो तो सम होता है। अगर 1 लिखा हो और तो हो गया, सम हो जाएगा। इसी तरह हमारे क्या होता है, जो बातखंडे स्वर लिपि
आवर्तन के लिए अलग कोई संकेत नहीं होता। गीत जिस ताल में होता है उसके अनुसार एक आवर्तन एक ही पंक्ति में लिखी जाती है और नीचे ताल चिन्ह दिए जाते हैं, जिस तरह हमारे दिए जाते हैं। आपने देखा ही है, पहले हमने जैसे सॉल्व किया है इसी तरह। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस प्रकार, रविंद्र संगीत ऐसा महत्वपूर्ण संगीत है जिसमें संगीत के मूल गुणों का समावेश है। संगीत के मूल गुणों का समावेश है जो अपने निरालेपन के कारण भारतीय संगीत जगत की सहज निर्मल धारा के रूप में सतत विद्यमान व प्रवाहमान है। ऐसा माना गया है कि जो स्थान काव्य में छंद का है वही स्थान गीत में ताल का है। छंद को साधारण रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहले समान चलन के छंद को सम मात्रा का चलन कहते हैं, तीन मात्रा के चलन को असम कहा जाता है। रविंद्र संगीत में तीन मात्रा के चलन चंचल होता है। रविंद्र संगीत में जो तीन मात्रा का चलन है वो चंचल होता है, आठ मात्रा का चलन जो गंभीर होता है। इस आधार पर गीत की प्रकृति के अनुसार ताल का चयन किया जाता है। रविंद्र संगीत में ताल तथा लय गीत के भाव के अनुसार चुनी जाती है। ताल और लय गीत के भावों के अनुसार चुनी जाती है रविंद्र संगीत में। और रविंद्र संगीत में ताल को एक समान रखना आवश्यक नहीं होता। भाव पक्ष के आगे ताल और स्वर गौण है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संगीत के अंदर भाव पक्ष के आगे ताल व स्वर गौण है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि रविंद्र संगीत में जो भाव पक्ष के आगे ताल और जो स्वर हैं वो गौण है, मतलब उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं मानी जाती। जो जितनी भाव की वैल्यू है उतनी ताल और स्वर की वैल्यू नहीं है। इसी को सामने रखकर रविंद्र संगीत में सम पर आने का नियम कठोर नहीं है। रविंद्र संगीत में सम का संबंध नहीं माना जाता है। अब इसमें जो है सम का संबंध नहीं माना जाता। तो यहाँ हमारी जो फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट होती है दोस्तों। अब हम इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो भी क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चंस के साथ में। अगर किसी ने पुराने जो लेक्चर हैं वो मिस कर दिए तो आप पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं ताकि आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाए। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।